हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ अचीवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 जिनका भी कॉमर्स है उसका यूनिट 9 जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है। ठीक है, इसका आज हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैं टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चन जो थोड़ा बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल का है, बट ये काफ़ी आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। और ये फर्स्ट क्लास है यूनिट 9 का, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का। अभी और भी क्लास एमसीक्यू में का सीरीज मैं लाऊंगा, तो ये बेसिक फर्स्ट क्लास है, इसमें बेसिक क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो ये सबको आप अच्छे से ये सभी एमसीक्यू को लगाए, ये काफ़ी हेल्प करेगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले जीएसटी का देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जीएसटी कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया। तो ये जीएसटी इफेक्ट मतलब कब से ये इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में। तो इसका ऑप्शन है 30 जून 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2017। ये एक पॉइंट वाइज ये क्वेश्चन आपको लगता होगा जस्ट लाइक इसी तरीके के क्वेश्चन को अगर सपोज डैट आप क्वेश्चन को सीक्वेंस में लगा देता है, 5 से 7 सीक्वेंस से अगर दे देते हैं, उसमें बोलता है करेक्ट सीक्वेंस को करेक्ट सीक्वेंस को बताएं, और उसमें 2 3 5 7 सीक्वेंस में सपोज डैट 5 करेक्ट सीक्वेंस रहते हैं और 2 से 3 इनकरेक्ट सीक्वेंस होते हैं, और उसको ये करके बताना होता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को लगाएं। इसका सेकेंड क्वेश्चन होगा, द डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल शुड बी टेकन बेस्ड ऑन मेजोरिटी वोट्स नॉट लेस देन। इसमें मेनली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जीएसटी काउंसिल में जो है कोई भी डिसीजन मेजोरिटी बेस पे जो लिया जाता है उसका वोट कितना होता है, मीन्स कि जो भी डिसीजन पास करने के लिए कितना % वोट होना चाहिए। तो इसमें है ऑप्शन 1/2 वेटेड वोट्स मीन्स 50% वोट। इसमें है 2/3 मीन्स कि 67% वोट चाहिए, ठीक है, पास के लिए। सी में है 1/3 मीन्स 30%। फोर्थ में है 3/4 मीन्स 75% वोट। तो कोई भी डिसीजन पास करने के लिए जीएसटी काउंसिल में कितना % वोट चाहिए? 75% मीन्स 3/4। तो इसी तरीके का क्वेश्चन में मैं आपको कई बार रिपीट किया होगा कि इसी तरीके से क्वेश्चन, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था जीएसटी इफेक्ट कब से हुआ इंडिया में। तो 1 जुलाई 2017, उसमें मान लो सेकेंड ऑप्शन में दे देता, सेकेंड पॉइंट में, कि ये जीएसटी काउंसिल में किस तरीके से मतलब कितना मेजोरिटी पे कोई भी डिसीजन पास होता है। तो उसमें क्या दे देता? 3/4। तो और उसमें बोलता कि करेक्ट आप स्टेटमेंट निकालें, ठीक है। तो ये मैं आपको, जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उन लोगों को ज़्यादा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा समझ में आता होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनता है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सब ये देखिए, जीएसटी से ही है एक क्वेश्चन और, हु इज़ द चेयरमैन एंड हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। ये जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग होता है उसमें हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर,
स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय जीएसटी काउंसिल। तो इसका चेयरमैन कौन होता है जीएसटी काउंसिल का, आप लोग बताइए। जीएसटी काउंसिल का प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी है। और सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनमें मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल में, ठीक है, बट उसके वो चेयरमैन नहीं होते, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द फर्स्ट स्टेट विच रेटिफाइड द जीएसटी बिल इन इंडिया। ऑप्शन है केरला, बिहार, झारखंड, आसम। मीन्स इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेट जो है फर्स्ट जीएसटी बिल को जो है अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। ये तो सेंट्रल लेवल से जब बिल हो गया पास, तो फर्स्ट स्टेट कौन सा इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया था आसाम ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द मैक्सिमम रेट दैट कैन बी लिव्ड एज CGST और SGST विल बी एट। मीन्स इस क्वेश्चन है कि मैक्सिमम रेट कितना चार्ज कर सकते हैं जीएसटी में, ठीक है, SGST या CGST को इंक्लूड करके, या SGST या CGST, मतलब सेंट्रल लेवल का जीएसटी और स्टेट लेवल का जीएसटी, कोई सा भी जीएसटी, उसमें मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हैं, 80%, 20% और 80%, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, और 40%। तो इसका मैक्सिमम रेट कौन सा होगा, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द अमेंडमेंट बिल फॉर जीएसटी। तो ये कौन सा होगा, 20, 121, 120, 122, 132। तो ये जीएसटी कौन सा अमेंडमेंट है, 122। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये 6 क्वेश्चन में जीएसटी और एक से इसमें, और जीएसटी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस जो है अपना इसमें पार्लियामेंट में कब किया गया था, 2014 में, ठीक है, और उस टाइम ये 122 था। अभी आप लोग ये भी बता सकते EWS का एक जो रिजर्वेशन आया है वो कौन सा अमेंडमेंट है, जिसमें इकोनॉमिकल वीक जो वीक होता है उसको 10% रिजर्वेशन देते हैं ना। तो ये सपोज डेट 122 अमेंडमेंट है, तो वो कौन सा अमेंडमेंट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये जीएसटी का से लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन जनरल कैटेगरी स्टेट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन का, और ये आपको वर्ड टू वर्ड आपको जो है ना केयर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन, जनरल कैटेगरी और सप्लाई ऑफ गुड्स है। यहाँ पे अगर सर्विस होता तो इसका रेट और होता। तो ये इसमें क्वेश्चन मीन्स ये पूछ रहा है कि कितना अमाउंट तक जब अपना टर्नओवर एक्सीड करेगा तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। तो जिनका भी 40 लाख से, ठीक है, इसमें ऑप्शन है 20, 25, 40, 50। 40 लाख से एक्सीड करेगा टर्नओवर तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये गुड्स के लिए बात हो रही है, ठीक है। एक साल में जिसका भी 40 लाख क्रॉस करेगा उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा गुड्स पर्पज से। और ये सर्विस अगर हो तो ये कितना होगा, सर्विस में 20 लाख
में आपको करवाना होगा। अगर वो एक्सिट कर रहा है सर्विस सेक्टर में, सर्विस मीन्स आप सर्विस सेक्टर और गुड्स सेक्टर आप समझते ही होंगे। सर्विस सेक्टर में जैसे जस्ट लाइक लॉयर का होगा, और भी सपोज दैट एक प्रोफेसर का भी, जो भी अलग अलग जाते हैं एक लेक्चर लेने के लिए और चार्ज करते हैं, वो लोगों का भी इसी में आएगा, सर्विस सेक्टर में। और दूसरा इसमें 20 लाख होगा। और इसमें एक आता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। आप लोग ये बता सकते हैं जीएसटी में स्पेशल कैटेगरी स्टेट कितना है? तो इसमें आपको बता दूं 11 स्टेट है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है। इसमें आता है कौन कौन सा, आप लोग एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और तेलंगाना, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में गुड्स के लिए लिमिट कितना है? वहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ जाएगा गुड्स के लिए 20 लाख, और सर्विस के लिए 10 लाख। तो ये मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूँ। और इसी तरीके से पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस में। कोई सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लोग कोई ऊपर से क्वेश्चन नहीं लाते, वो बेसिक लेवल को ही सीक्वेंस में बना देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप करेक्ट सीक्वेंस बताएं या इनकरेक्ट सीक्वेंस बताएं, ठीक है। ये मैं आपको 7 क्वेश्चन बताया ना जीएसटी का, ये 7 क्वेश्चन को 7 पॉइंट बना देंगे उसमें से एनटीए वाले, और उसमें से बोलेंगे करेक्ट सीक्वेंस बताएं या इनकरेक्ट सीक्वेंस बताएं। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। और वो एडवांस लेवल का भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये बेसिक लेवल का फर्स्ट इसीलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों का रिविजिंग हो जाए। आफ्टर दैट मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा बिजनेस लीगल एस्पेक्ट्स का। अब आते हैं नेक्स्ट, ये मैं बताया ही था, व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं एक ही क्वेश्चन में बता दिया। जनरल कैटेगरी स्टेट और द सप्लाई सर्विस, ये सर्विस का है। सर्विस का कितना बताया था जनरल कैटेगरी के लिए? 20 लाख। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो 1872 में आया है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी इससे पहले किया था जीएसटी 1 जुलाई 2017। ये ईयर भी आप लोग नोट करते जाएं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लॉ में ज़्यादा लंबा क्वेश्चन वो ईयर से या कोई ज़्यादा इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें जो आपको रिमेंबर करने वाली चीज़ है वहीं से क्वेश्चन आता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोवेशन? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रिसाइंडिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चेंज इन प्रोविजन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, सब्सटीट्यूटिंग एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए न्यू वन। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? नोवेशन। नोवेशन मीन्स क्या होगा? ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट करना, मीन्स सब्सटीट्यूटिंग एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही अभी क्वेश्चन है। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड द पार्टी हु सफर सच ब्रीच सेल। मीन्स इसमें यह बोला जा रहा है क्वेश्चन में, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुज पार्टी सफर सच ब्रीच, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट कितने बीच मतलब 2 होता है। एक जो कॉन्ट्रैक्ट में 2 साइड होता है। जब 2 आदमी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सपोज दैट एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है, ब्रीच कर रहा है। तो ब्रीच जब कर रहा है, जो दूसरा अगर उससे इफेक्टेड होगा, है ना, उसका बात कर रहा है। सच पार्टी सफर सच पार्टी। तो भी इसका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है वी indemnified for the loss or damage caused to him। ये indemnified जो है
ये अलग अभी आगे हम ही पढ़ाएंगे। और ऑप्शन बी है रिसीव कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम। इसको रहने देते हैं, बी को। सी में आते हैं, बी रेमुनेट रिलेटेड, सॉरी, वी रेमुनेरेटेड फॉर द लॉस और डैमेज कॉज टू हिम, नॉट हैव एनी राइट अंडर दिस एक्ट। तो इसमें जो भी इफेक्टेड होता है तो वो कंपनसेशन जो है ना, कंपनसेशन जो उसका लॉस हुआ है वो क्लेम कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द करेक्ट सीक्वेंस इन फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये काफ़ी एनटीए का पॉपुलर क्वेश्चन है और ये किसी न किसी तरीके से घुमा के ही क्वेश्चन पूछता ही है एनटीए, ठीक है। तो जैसे भी घुमाए, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप ये कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे आप बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स मैं आपको प्रपोजल दिया, आप मेरा क्लास लीजिए, ठीक है। आप वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है, मैं आपका क्लास लूँगा। अब ये आएगा कंसिडरेशन की बात। क्या मैं बोलूँगा कि ठीक है आप क्लास लीजिएगा, उसका 3000 जो है आपको देना होगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा ठीक है, तो वो क्या हो गया, कंसिडरेशन के बाद वो क्या होगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब हो गया तो एग्रीमेंट के बाद क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट। ये मैं जो आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, दो ऑप्शन बी में बोल रहा है ऑफर कंसिडरेशन। आपको मैं जब ऑफर दूंगा आप पहले एक्सेप्ट करोगे, देन आप जो है पैसा दोगे, ठीक है। कोई भी अभी कंसिडरेशन को मैं पैसे मनी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप मनी दोगे, ठीक है। आप एक्सेप्ट अगर नहीं, पहले पैसा थोड़ी ना दे दोगे मेरे को, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे देन पैसा दोगे। तो वो ये एग्रीमेंट कब होगा, एग्रीमेंट लास्ट स्टेज है ये, ठीक। उसका निगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट का ये। और ये ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन। एग्रीमेंट के बाद कंसिडरेशन नहीं होगा, कंसिडरेशन फर्स्ट में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 12। Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is valid। ऑप्शन होगा कंसीडर टू बी हिज अप्रूवल, इनवैलिड, कंसीडर टू बी हिज डैनियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गारंटी में जो है ना, क्रेडिटर हैज ऑब्टेन मीन्स कीपिंग साइलेंस। साइलेंस जब कोई आदमी बंदा होगा ना तो वो इनवैलिड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब आते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्वेश्चन नंबर 30। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 came into force on 1st April 1930, 1st December 1930, 1st July 1930, 31st जनवरी 1931। तो ये कब आया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये आया था 1 जुलाई 1930। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन एनटीए का ये पीवाईक्यू है, ठीक है। और ये 1 जुलाई 1930। ये कई क्वेश्चन में मैं जब पीवाईक्यू देख रहा था तो ये जो क्वेश्चन आप सेम क्वेश्चन में भी मैं देखा, और जब इसमें
सीक्वेंस वाले में क्वेश्चन देखा तो सीक्वेंस में भी ये डाले हुआ था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एयर, ठीक है। उसमें अगर करेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट डाले हुआ, अगर बोल रहा है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये 1 जुलाई 1930 को आप लोग अच्छे से याद कर ले, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और जितने भी एक्ट है, सपोज डैट RTI एक्ट, अभी ये GST पर है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो जो भी एक्ट है ना, उसको आप लोग कंज्यूमर राइट टू कंज्यूमर एक्ट, ठीक है, जो 2019 में आया था वो, तो सब एक्ट के आप लोग एयर को जो इन्फोर्स मतलब केम इनटू फोर्स हुआ, उसको आप लोग अच्छे से याद कर ले कि कब कब इफेक्टेड हुआ कौन कौन सा एक्ट। तो इसका 1 जुलाई 1930 में हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज बेस्ड ऑन, इसका ऑप्शन है द इंग्लिश बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किस पे बेस्ड है? अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। और कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, मैं आपको एक ये बता रहा हूँ, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा हो ना, और उससे रिलेटेड, सपोज डेट यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में, ये अपना क्या है, अपना इंडियन एक्ट है, ठीक है। ठीक है, उस टाइम में हम लोगों पे अंग्रेज की गवर्नमेंट करते थे, तो वो उन्होंने बनाया था, बट वो तो है तो इंडिया में इसका ये लागू किया था ना, तो इंडिया से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडियन एक्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है इंडियन। इसी तरीके से आप डिफरेंट सेट का एग्ज़ाम देते हैं, जो लोग सेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उस जो भी सेट है, सपोज डेट WB सेट, बंगाल सेट है ना, तो कोई ऐसा 2-3 क्वेश्चन आता ही है जिसमें बंगाल होता है, ठीक है। तो वैसे जगह पे आपको बंगाल, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सही है, नहीं तो बंगाल एकदम आंख मूंद के मारना चाहिए, क्योंकि वो जिस कंट्री हो या जिस स्टेट हो, अगर उससे रिलेटेड एग्ज़ाम होता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो वही होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिलीवरी मीन्स इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पूछ रहा है, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, डिलीवरी, जो कोई भी प्रोडक्ट आप डिलीवर कर देते हैं तो उसका मीन्स क्या है, डिलीवरी कब माना जाएगा। कि ऑप्शन फर्स्ट में है ग्रेटिट्यूस ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मीन्स इसमें क्या है, ग्रेटिट्यूस मीन्स क्या होता है, मतलब निःशुल्क आप जो है, मतलब कि कोई भी कंसिडरेशन हो ना, तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विदाउट कंसिडरेशन कोई भी प्रोडक्ट, तो फिर ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा ही नहीं, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आने का मीन्स है कि आप कोई कंसिडरेशन पे कर रहे, तो ए तो होगा नहीं। अब आते हैं बी, इनवॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब सी है वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉलेंट्री होगा, वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। डी भी देख लेते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स इज ग्रेटिट्यूस, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। डिलीवरी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कैन बी एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, आइदर ए, बी और सी। तो ये डिलीवरी जो है ना कोई भी प्रोडक्ट का एक्चुअल में, एक्चुअल मीन्स क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट, सपोज डेट आप गाड़ी लिए, फोर व्हीलर, आपको फोर व्हीलर मिल गया, आप लेके चले गए, ठीक है, वो एक्चुअल हो। और ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी होता है और सिंबॉलिक। सिंबॉलिक जो है, सिंबॉलिक मीन्स आपको कोई सा भी, सपोज डेट आपको गाड़ी है ना, वो गाड़ी अभी नहीं देके आपको एक चाबी देखते होंगे बहुत बड़ा सा, वो दिया जाता है, वो उसको बोला जाता है क्या, सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ से अब RTI एक्ट 2005, RTI एक्ट 2005 came into force on 12 October 2005, 15th of October 2005, 15th of June 2005, 1 November of 2005। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डेट भी पूछा, मैं इसका PY क्यों देख रहा था, RTI एक्ट का, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसका डेट भी एक टाइम, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये ऑप्शन, ये पॉइंट डाल के उसके बाद जो सीक्वेंस में पूछते कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसमें डाले हुआ था ये 12 अक्टूबर न डाल के ये डाले हुआ था, शायद मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, 5 या 8 अक्टूबर डाले हुआ था, लेकिन ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, 12 अक्टूबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005। Question number 18. The officer designated by the public authorities in all administrative units or officers under it to provide information to the citizen requesting for information under the act is known as, मीन्स इसमें यह बोला जाए तो इंफॉर्मेशन देते हैं कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें पब्लिक अथॉरिटीज़, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ऑफिसर अंडर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सिटीजन रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अंडर एक्ट इज नोन एज। तो मीन्स इसमें कौन सा ऑफिसर जो इंफॉर्मेशन देता है उसे क्या बोला जाता है, एप्लीकेटेड अथॉरिटी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO, इसको PIO के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है ना इंफॉर्मेशन देते हैं, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फर्स्ट में ये देते हैं, और सेकेंड में अगर ये इसका प्रेजेंट नहीं हो तो इसके एब्सेंटी में ये देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005? टाइम लिमिट क्या है इंफॉर्मेशन देने का? अगर मैं सपोज डैट आज आपको एप्लीकेशन दिया था, आप कितने दिनों के अंदर में आप मेरे को इंफॉर्मेशन देगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसका फर्स्ट ये प्रीवियस क्वेश्चन में बात हुआ है, वो देगा 15, 45, 16, 30, तो वो देगा 30 डे में इंफॉर्मेशन। और इसमें और भी कई तरीके, अभी आगे क्वेश्चन देखते तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन? जब लाइफ एंड लिबर्टी का जब इशू हो तो वो कितने घंटों और दिनों में देंगे इंफॉर्मेशन? 48 आवर्स, 24 आवर्स, 5 days, 10 days। तो इसका राइट आंसर होगा 48 आवर्स। जब लाइफ, आप इसको
अच्छे से याद कर लेंगे। लाइफ एंड लिबर्टी का जब मामला आएगा तो वो 48 आवर्स में इंफॉर्मेशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द इंटरेस्ट of a third party are involved in information sought for the maximum time limit to get the information will be। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इफ द थर्ड पार्टी, सपोज दैट मैं फर्स्ट पार्टी हूँ, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन डाला और कोई अदर थर्ड पार्टी भी बोला कि सेम इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या हो सकती है? फर्स्ट तो है 30 डेज़ का, जो है 30 डेज़ के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। लेकिन जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो वो हो जाता है, इंक्रीज़ हो गया 10 डे और इंक्रीज़ होता है 40 डेज़ हो जाता है। इसमें क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा। यहाँ पे जैसे कि मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगा 40, यहाँ पे अगर मैक्सिमम नहीं देगा, सपोज ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि मैक्सिमम मतलब कि कितने डेज और जो है थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व हो तो कितने डेज एक्सटेंड होगा। तो एक्सटेंड का जब आएगा तो 10 डेज होगा। अगर मैक्सिमम टाइम पूछ रहा है तो 40 डेज। तो आपको वर्ड टू वर्ड जो है ना आपको पढ़ना होगा, देन आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंक्लूड्स, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो CIC का जो अपॉइंटमेंट होता है तो उसका जो कमिटी होती है तो उसमें कमिटी में कौन कौन से लोग होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ इन द लोकसभा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ये करें, लोकसभा बोल रहे हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। लोअर हाउस लोकसभा। तो यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है। वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। प्राइम मिनिस्टर तो होंगे ही, उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो लोकसभा के, अभी लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर कौन है? राहुल गांधी जी। और वन कैबिनेट मिनिस्टर जो जो नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होते हैं ना, उसको इनडायरेक्टली जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, लगभग उनका पावर, एक कैबिनेट मिनिस्टर का पावर होता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का। इसीलिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसी भी कंट्री के लिए होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस द ए लॉ ऑन RTI। वहाँ पे पहले क्वेश्चन में जब GST का पढ़े थे तो GST लॉ जो है कौन इंट्रोड्यूस किया था? आसाम। यहाँ पे RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कौन सा स्टेट इंडिया में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया? तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था तमिलनाडु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिनिमम मेंबर ऑफ इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। मिनिमम मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में क्या है? 1, 2, 5, 7। तो मिनिमम सबको पता ही होगा, आई थिंक ये बेसिक क्वेश्चन है, 7 होगा। मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम आप लोग बता सकते हैं? मैक्सिमम नो लिमिट है, ठीक है, पब्लिक कंपनी में। अगर प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम क्या होगा? मिनिमम 2 है।
मैक्सिमम, आप लोग मैक्सिमम बता सकते हैं प्राइवेट कंपनी के लिए। पहले कितना था, 50 था, अब है 200 प्राइवेट कंपनी के लिए। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन करें। और इसका आप लोग ये भी जो है मैक्सिमम, जैसे नंबर पब्लिक कंपनी के लिए अनलिमिटेड होता है। अब आते हैं 25 क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज नॉट ए जनरल ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उसका जनरल ड्यूटी, इसमें से जो पॉइंट है उसमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन ये है, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ड्यूटी ऑफ ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल और एंड diligence and shall exercise independent judgment। थर्ड है ड्यूटीज टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट ए असाइन हिज ऑफिस असाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूटी टू अटेंड ए बोर्ड मीटिंग। मीन्स इसमें क्वेश्चन क्या है, नॉट ए जनरल ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। ये सब है, ये सब एक जनरल ड्यूटी है, ठीक है। कोई भी डायरेक्टर का मेन काम क्या होता है कि कंपनी का कहाँ पे इशू आ रहा है, क्या प्रमोट करना है, क्या, ये सब का मैन डायरेक्ट होता है डायरेक्टर के ऑफिस से। तो वो काम है जनरल ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। ये बोर्ड मीटिंग जो है ना, वो जनरल ड्यूटी नहीं, ये एक स्पेशल ड्यूटी में आएगा। और ये 25 क्वेश्चन जो बेसिक लेवल से मैं बताया हूँ, आप इसको अच्छे से लगाएं। और अब मैं एडवांस लेवल का लाऊंगा, 1 से 2 रोज में एडवांस लेवल का लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का लाऊंगा। उसको भी आप लोग, अगर ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो वो आप ज़्यादा इजी होगा और उसमें समझाने में भी हमको ज़्यादा इजी समझ में आएगा। और ये बेसिक लेवल का जो मैं बताया हूँ ना, क्वेश्चन इधर ही से बनते हैं, बट इसमें क्या, उसमें थोड़ा कुछ इंक्रीज वर्ड हो जाता है। ये बेसिक आपको देखने में लगा, ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन को मिला, मतलब इंक्लूड कर करके उधर एडवांस लेवल में क्वेश्चन बनता है। तो आपका जब बेसिक क्लियर होगा तो एडवांस लेवल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।